Hello, good morning, dear students. How are you? I hope you are all fine. तो let's start today's class. तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग नया इकाई स्टार्ट करेंगे, बीजगणित अलजेब्रा। तो इकाई 2। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो आओ अंक गणित एवं बीज गणित का इतिहास जाने। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है अंक गणित और बीज गणित के इतिहास में। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो यदि आप अपने आसपास होने वाले क्रियाकलापों, घटनाओं, चीज़ों को ध्यान से देखें और उन पर विचार करें तो पाएंगे कि वे किसी न किसी तरह गणित से जुड़े हुए हैं। किसी न किसी तरह से गणित से जुड़े हुए होते हैं। आसपास के जो भी घटना हो, जैसे रुपए का गिनना, पानी का भरना, जैसे कितना एक दिन में कितना पानी का उपयोग होता है घर में, यानी कि जाने में हम लोग कितने दूरी तय किए, ये सब में गणित का ही उपयोग होता है। जैसे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं बाजार, तो वहाँ पर हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तो ये सब क्या है, गणित का उपयोग होता ही है इसमें। तो खरीद फरोख्त करना हो या कोई चीज़ बनानी हो, अपनी दिनचर्या तय करनी हो या कोई बड़ी योजना बनानी हो, तो हर जगह हम क्या करते हैं, गणित का ही उपयोग करते हैं। यानी कि गणित का उपयोग हर जगह है, चाहे वह यहाँ पर बताया गया बाजार, खरीद फरोख्त, खरीदना, बेचना या कोई वस्तु बनाना, या अपनी दिनचर्या यानी कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये सब के लिए हिसाब किताब रखने के लिए क्या करते हैं, गणित का उपयोग कहीं ना कहीं होता ही है। तो आगे देखते हैं। गणित का जीवन से यह जुड़ाव आज की बात नहीं है। इंसानी सभ्यता के विकास के साथ साथ ही गणित का विकास की यात्रा भी क्या होगी, शुरू। गणित की यात्रा भी लगातार जारी है। इस विकास की यात्रा मनुष्य ने संख्याओं के साथ साथ व्यापक संकेतों का इस्तेमाल करके संख्याओं का हल करने की या ढूंढने की कोशिश की। ऐसी कोशिशों से ही गणित की उन शाखाओं का जन्म हुआ जिसे आज हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। तो यहाँ जन्म कैसे हुआ उसको बताया गया है। तो कैसे हुआ, गणित का जीवन से यह जुड़ा बहुत पुराना है। इंसानी सभ्यता यानी कि जब मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ, साथ साथ गणित का ही विकास लगातार हुआ। विकास की यात्रा में मनुष्य ने संख्याओं के साथ साथ क्या किया, व्यापक संकेतों का इस्तेमाल करके समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया। इसी कोशिश में क्या किया, गणित की उन शाखा का जन्म हुआ जिसे आज हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। तो यहाँ पर बताया कि बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। जिसमें संख्याओं को क्या किया जाता है, अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, परंतु संक्रिया के चिन्ह वही हैं जिनका प्रयोग अंक गणित में होता है। तो बीजगणित क्या है, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं को क्या कहते हैं, अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे ABCD XYZ इस तरीके से। परंतु संक्रिया के चिन्ह क्या रहते हैं, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि का वही उपयोग होता है जिसका प्रयोग हम लोग अंक गणित में करते हैं। तो आगे है, बीज गणित के आधुनिक संकेतवाद का विकास कुछ शताब्दी पूर्व ही प्रारंभ हुआ, परंतु समीकरण को हल करने की समस्या बहुत पुरानी है। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व लोग अटकल लगाकर समीकरण हल करते थे, यानी कि अनुमान लगाकर। बीजगणित को संकेतों के रूप में व्यक्त करने की परंपरा क्रमशः विकसित हुई।
अनुमान है कि ईसा पूर्व 300 से 250 ईस्वी के आसपास बीजगणित आम बोलचाल की भाषा में वर्णित किया जाता है। जैसे x+2 = 2 को कहना है, यानी कि ये क्या है, एक समीकरण है। बीजगणित में इसको क्या कहेंगे, x+2 = 2 को कहना है किसी संख्या, तो किसी संख्या में एक जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ कोई संख्या है, x पता नहीं है तो अज्ञात है, यानी कि कोई संख्या है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कोई संख्या अज्ञात है, यानी कि ये अज्ञात है x, इसका मान कुछ भी हो सकता है, तो अभी वो पता नहीं है। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम लोग शब्दों में, किसी संख्या में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 2। तो कोई संख्या x था, इसमें एक जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो लगभग 250 ईस्वी में डायोफेंटस की अरिथमेटिका में कुछ आशुलिपिक संकेतों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ऐसे ही बातें ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में लिखी हैं। उक्त उदाहरणों को इस समय ऐसा लिखा जाता था, x में जब x जोड़ते हैं तब 2 प्राप्त होता है। तो वही है ये भी। तो यानी कि x+2 को क्या लिखेंगे, किसी संख्या में एक जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है शब्दों में। और इसको बीजगणित में इस तरीके से लिखेंगे चारों के रूप में, यानी कि इसको किसी संख्या में x जोड़ने पर, तो किसी संख्या को क्या मान ली है x, और उसमें क्या कर रहे हैं +1, तो कितना मिल रहा है 2। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। 1600 ईस्वी के बाद चरों और स्थिर संख्याओं को संकेतों के रूप में लिखा जाने लगा। तो कब लिखा जाने लगा, 1600 ईस्वी में। जैसे x+2 यानी कि संकेत के रूप में लिखेंगे, तो x+1 = 2 को व्यापक रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, ये x+b = c, जहाँ x चर और abc स्थिरांक है। तो x क्या है, चर है, और abc क्या है, स्थिरांक है। तो यह कैसे हुआ होगा, इसे समझने के लिए आइए कोई ऐसी पहेली हल करने की कोशिश करें जो गांव देहात के बड़े बूढ़े अक्सर पूछा करते हैं। उदाहरण के लिए एक पहेली देखें, जैसे है 100 गोड़ और 72 आँखी। तो पहेली आप लोग अपने दादा दादी या जो बड़े हैं उनसे सुने होंगे। जैसे 100 गोड़ और 72 आँखी, कतका हाथी कतका पाखी। तो इसका आशय है हाथियों और पक्षियों का एक समूह, यानी कि इसका अर्थ, इस पहेली का अर्थ क्या है, हाथियों और पक्षियों के एक समूह में कुल पैर और कुल 100 पैर हैं, यानी कि यहाँ क्या 100 गोड़ और 72 आँखें बोला है। तो कतका हाथी कतका पाखी, यानी कि दोनों का पैरों की संख्या कितना है, 100 है, और 72 आँखें हैं। बताओ हाथी कितने और पक्षी कितने हैं। तो आइए इस सवाल का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से ढूंढा जाएगा। तो इन्हें कैसे हल करेंगे, तो इसे हम अटकलें लगाकर, यानी कि कथन या अनुमान लगाकर हल कर सकते हैं। जैसे 20 हाथी हैं तो 80 पैर, बचे 20 पैर तो 10 पक्षी होंगे, तो कुल प्राणी 30 हुए। इनकी आँखें कितना होगी, 60 होगी, लेकिन आँख कितना बोला था, 72, तो गलत हो गया हम लोग का। लेकिन आँख तो क्या है, 72 है। तो कोई और जोड़ी सोचते हैं, तो और जोड़ी सोच रहे हैं, स्पष्ट है हाथी कम करने पड़ेंगे तब पैर की संख्या कम होगा। तो हम ऐसे भी हल शुरू कर सकते हैं, जैसे आँख 72 है तो प्राणी कितना है, 36। हाथियों की संख्या को क्या मान लिए, हाँ मान लिए, तो पक्षियों की संख्या कितना है, 36 से हा कम होगी। अब हा यानी कि हाथियों और यानी कि 36 में जैसा पक्षियों के पैर गिन लें तो 100 पैर होंगे, यानी कि
हाथी मल्टीप्लाई 4 प्लस 36 माइनस हाथी मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 100। तो यह हमारा सरल समीकरण होगा, जिसे हम मालूम कर लेंगे इस समीकरण से। तो हाथी पता चल जाएगा। जब हाथी पता चल जाएगा तो पक्षियों की संख्या भी पता चल जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम, हमें जो प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार से लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व भारत में शल्यसूत्र की रचनाएं हुई। ये शल्यसूत्र यज्ञ के विभिन्न प्रकार के वेदियों की रचना करने से संबंधित थे। वेदियों की यदि निश्चित क्षेत्रफल की किंतु अलग अलग आकृतियों की बनानी हो तो यह कैसे ज्ञात किया जाए, ऐसी समस्याओं का हल इन सूत्रों में है। उदाहरण के लिए देखें, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो आयत की रचना करनी है तो कैसे करें। यद्यपि यह समस्या ज्यामिति से जुड़ी है, किंतु इसे हल करने के लिए बीजगणित समीकरणों की मदद भी ली जा सकती है। जैसे किसी वर्ग की भुजा हुआ हो और इसके बराबर क्षेत्रफल वाले आयत की रचना करनी हो तो इसकी लंबाई ला निश्चित हो तो चौड़ाई क्या होनी चाहिए। इसे हल करने के लिए y इंटू वा, यानी कि भुजा मल्टीप्लाई भुजा इज इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो दोनों का जो है क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिससे समीकरण बनता है। ऐसा नहीं केवल भारत में ऐसा सोच विकसित हुई, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने गणित की नई दिशा में काम किया। 500 से 300 ईसा पूर्व में आर्किमिडीज ने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग प्राप्त करने का तरीका ढूंढ लिया। तो बस यहाँ पर बताया गया है कि कैसे यहाँ पर बीजगणित का जो तरीका ढूंढा गया है, ये सब बताया गया है। तो आगे आप लोग पढ़ के देख लेंगे इसको। तो आगे देखते हैं। तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे इकाई 2 में, यानी कि अध्याय 2 में वास्तविक संख्याएं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। किसमें? वास्तविक संख्या में। रियल नंबर्स में क्या पढ़ेंगे? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये तो आप लोग समझते ही होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या है, अपरिमेय है, परिमेय क्या है, और ये पूर्ण संख्या। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से देखते हैं। जैसे किसी कक्षा में सभी प्रकार के संख्याएं सोचने के लिए कहे जाने पर छात्रों ने ये संख्या बताई। तो किसी संख्या में सोचने के लिए कहा गया तो ये संख्या बताया गया है। जैसे पहले बताया गया है 8 0.15 7/3 1 - 3, और दूसरे में क्या है -108 -0.37 यानी कि 37 0.37 10/9 105, फिर 12 0 17/19 -7.5, फिर 205, फिर है 22/7 -55 3.2323 इत्यादि। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बांट सकते हैं इस संख्याओं को। तो प्राकृतिक संख्या से परिमेय संख्या है क्या है? नेचुरल नंबर टू रेशनल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये पूर्ण संख्या वोल नंबर, ये पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, और ये है पूरे संख्याओं का समुच्चय। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। यानी कि परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। तो परिमेय संख्या को प्राकृतिक संख्या को समझते हैं पहले। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या क्या को लिखा गया है 8 105 12 205 1 इत्यादि, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें n यानी कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, w पूर्ण संख्या वोल नंबर, एंड z से किससे? पूर्णांक यानी कि इंटीजर को, q जो है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर नीचे इस तरीके से दिए गए हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या ऐसे संख्याएं होती है जिनकी गिनती की जा सके, यानी कि ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम लोग गणना के लिए करते हैं, यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए या गणना करने के लिए
करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से, यानी कि नेचुरल नंबर। तो गणना कहाँ से? जीरो से तो करते नहीं हैं। जैसे आपके पास पूछा जाए कि कितने काउंट करेंगे, जैसे कितने पैसे हैं, तो जीरो पैसे तो नहीं बोलेंगे। तो यानी कि काउंट जो करते हैं वो हमेशा 1 से करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो प्राकृत संख्या का योग व गुणन क्रिया के सापेक्ष क्या होते हैं? संवृत होती है, लेकिन वैकलन के सापेक्ष, यानी कि योग जो है हम लोग किसी भी तरीके से आगे पीछे करके कर सकते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या जैसे 2 दिया गया है, 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। जैसे 2 प्राकृत संख्या ये ले लें, 2 इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि इस तरीके से ये प्लस करना है, तो 5 ही आएगा। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 = 5 ही आएगा, तब भी आएगा। लेकिन 3 में 2 घटाइए तो क्या करेंगे? 3 - 2 = 1। तो इसको हम लोग क्या कर, जैसे यहाँ यानी कि क्रम को आगे पीछे किस में? प्लस में कर सकते हैं प्राकृत संख्या में, लेकिन माइनस के लिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है? 3 - 2 है तो 1 आएगा, लेकिन इसको हम लोग 2 यहाँ पर फिर ये 3 प्लस ऐसा लिखेंगे तो ये आएगा उतना ही। लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? जैसे ये माइनस अपने जगह पास रहेगा, तो इसको 2 - 3 = 1 ऐसा नहीं लिख सकते ये, तो ये याद रखेंगे। और उसी तरीके से W जो है वह पूर्ण संख्याओं का होता है। यदि प्राकृत संख्याओं का जो समूह कहाँ से है? 1 से लेकर अनंत तक है। तो जिसमें हम लोग यदि 0 को पहले लिख दें, यानी कि 0 से स्टार्ट हो जाए, तो 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि प्राकृत संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो वह जो समूह प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे ये है 0 8 105 में क्या कर ले? 0 को भी पहले शामिल कर लिए, यहाँ 0 नहीं था, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। और आगे है ये Z जो है किसका समूह को दर्शाता है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जिसमें प्लस माइनस और 0 तीनों प्रकार के संख्याओं का समूह हो, उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या या इंटीजर। तो 0 8 105, तो पहले तो नेचुरल नंबर में 0 105 12 205 1 इत्यादि था, तो और भी आ सकता है 11 12 13 14, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। और 0 से स्टार्ट कर दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। और जब माइनस वाला भी आ जाए, जैसे 0 8 105 12 205 1 -108 -55 -3, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या इंटीजर। तो ये समझ गए। और जब परमीय संख्या है तो जिसमें क्या है? दशमलव वाला भी आ जाए, और प्लस माइनस ये तो रहेगा ही, साथ में दशमलव वाला आ जाए तो वह क्या हो जाता है? परमीय संख्या या बटे वाला। तो अब समझ गए होंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश आहार के रूप में लिख सकते हैं। तो उस तरीके से संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/3 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरीके से 5/4 7/2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो जिसमें ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये है। जैसे केवल 8 दिया गया है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जब किसी संख्या के हर में कोई सा भी चिन्ह नहीं लगे रहता है तो वहाँ कोई सा संख्या नहीं रहता है तो वहाँ क्या मान लिया जाता है? 8। तो 8 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में क्या लिख सकते हैं? 8/1। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, और जिसमें क्या है? हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखें P/Q के रूप में कोई भी संख्या P/Q, तो यहाँ 2/3, तो P/Q, P की जगह क्या है? 2 है, और Q की जगह 3 है, तो P/Q के रूप में लिख दिए हैं किसको? 2/3। तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो Q का वैल्यू, यानी कि नीचे हर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए।
यानी कि जैसे इस तरीके से 2/0 है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। यानी कि किसी भी संख्या या अंक के नीचे 0 लग जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है। अगर ऊपर में रहेगा ऐसा तो ये परिमेय संख्या है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आप लोगों का होमवर्क में क्या रहेगा, वे संख्याएं लिखिए जो क्यू में है परंतु एन में नहीं है, और दूसरा है वे संख्या लिखिए जो जेड में है परंतु एन में नहीं है, और तीसरा है वे संख्या लिखिए जो डब्लू में है परंतु एन में नहीं है। तो ये होमवर्क में है। और होमवर्क रहेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए और इसे किस संख्या से, यानी कि ये इस तरीके से लिखेंगे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और इससे किससे प्रदर्शित, कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं ये लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे। उसी तरीके से पूर्ण संख्या का भी लिखेंगे और पूर्णांक का भी लिखेंगे, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसे भी लिखेंगे। तो ये है। तो आगे है, आइए देखते हैं। क्यू बॉक्स में सभी संख्याएं आ जाएंगी, इन सबको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें P तथा Q पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नहीं है 0, यानी कि P कोई पूर्णांक है और Q शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये देखेंगे आप लोग। तो आगे है ये संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या है आइए समझते हैं। पूर्णांक संख्या रेखा अर्थात एक रेखा बनाकर यदि उसमें हम लोग संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो संख्या रेखा कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा में दिखाने के लिए एक रेखा खींचकर उस पर समान दूरी पर कई चिन्ह लगाइए। किसी एक बिंदु को 0 मान लें, समान दूरी पर दाईं ओर 1 2 3 इस तरीके से लिखें। यानी कि कोई एक रेखा खींच लेना है पहले, फिर यहाँ पर कोई एक बिंदु 0 ले लेना है, फिर दाहिने साइड में क्रमशः 1 2 3, ये इसका जो ये दूरी जो है ये समान होना चाहिए लिखकर इस तरीके से। राइट साइड में क्या है 0 प्लस में, उसी तरीके से लेफ्ट साइड में क्या होगा माइनस में। तो ये हो जाएगा। पूर्णांक संख्याओं के लिए संख्या रेखा इस तरीके से बनाएंगे और पूर्ण संख्या के लिए ऐसा। तो पूर्णांक में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों रहता है, और पूर्ण संख्या में क्या रहता है, केवल प्लस वाला रहता है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ये संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा में प्रदर्शित करना, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या को संख्या रेखा में किस तरीके से प्रदर्शित करना है, ये जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास है यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।